नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बात आज भी पाकिस्तान की करेंगे। जी हां, पाकिस्तान बेबस, बेचारा और गुर्बत का मारा लग रहा हुआ है। दगे हुए कारतूसों से जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है। भारत के हाथों अपनी हैसियत जानने के बाद अब वो छुटभैया देशों के सहारे भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। पाक जंग में हारने के बाद टीवी और मीडिया के जरिए भारत को हराने की कोशिश कर रहा है। इस बेवकूफी में तुर्की भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तुर्की का सरकारी टीवी चैनल और देश के अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स एशियन सबकॉन्टिनेंट में भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे होगा क्या? पाकिस्तान का सच पूरी दुनिया जानती है। तुर्की और अजरबैजान जैसे मुल्क प्रॉक्सी और प्रोपेगेंडा वॉर के जरिए भारत का बाल भी बाका नहीं कर सकते। जी हां, जंग में हारे और अब टीवी और मीडिया के सारे दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े। आर के भार्गव हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। रोहित शर्मा जी हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं और अक्सर इनसे हम डिबेट में और प्रोग्राम में मिलते रहते हैं। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी है। पहला सवाल मैं आपसे ही करूंगा कि अब एर्दोगान का टीवी चैनल, अजरबैजान का सरकारी मीडिया पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है और जो नैरेटिव है वो अगेंस्ट इंडिया दुनिया भर में फैलाने की कोशिश हो रही है। इससे क्या कोई खास असर पड़ेगा भारत की छवि पर? देखिए, इन सबसे अगर असर पड़ रहा होता तो सबका पड़ लिया होता। अजरबैजान तो बोलेगा, क्योंकि अजरबैजान की भी एक वॉर चल रही है आर्मेनिया के साथ। राइट सर। आप ये नहीं भूल सकते। जैसे वॉर्स चल रही हैं यूक्रेन और रशिया और इजराइल हमास, वैसे अजरबैजान आर्मेनिया वॉर चल रही है और आर्मेनिया को 70% एमिनेशन आर्म्स इंडिया दे रहा है। पिनाका दे चुका, उसे हम अभी ये देने की बात कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, ब्रह्मोस, उसको आकाश हमने दिया है, उसको गोला बारूद हम दे रहे हैं। तो वो तो बोलेगा ना, उसके हम दुश्मन को वेपन दे रहे हैं। तो अजरबैजान से हमारा कोई प्यार थोड़ी है, हमें क्या मतलब। आर्मेनिया नगोर्नो काराबाख के लिए लड़ रहा है, ठीक है, फाइन, वो अपने एरिया के लिए लड़ रहा है, हम उसे सपोर्ट करते हैं, हम सच्चाई के साथ हैं यहाँ पे। और तुर्की के जो प्रेसिडेंट है एर्दोगान, वो सोचते हैं कि वो मुस्लिम वर्ल्ड के किंग हैं और पूरी दुनिया माने ना माने वो मानना चाहते हैं। राइट सर। इसमें पाकिस्तान उससे सपोर्ट करता है, क्योंकि पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। देन पाकिस्तान का भी एक बड़ा वेपन सप्लायर तुर्की है। उसको ड्रोन से इंडिया में टर्की ड्रोन पकड़े गए हैं, मतलब ऐसे गिराए हमने जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वो टर्की ड्रोन से, तो उसको डॉलर मिलता है और हमें क्या मिलता है, पाकिस्तान को हथियार मिलते हैं। पाकिस्तान की अगुस्ता क्लास सबमरीन, यानी कि 80 लाख से एक लेवल नीचे, वो अगुस्ता क्लास सबमरीन, इसका डिफेक्ट फ्रांस नहीं कर रहा, वो फ्रेंच सबमरीन है, फ्रांस नहीं कर रहा, टर्की कर रहा है। तो वो एक आपस में रिश्ता है। हालांकि ये यूक्रेन जो है, इस यूक्रेन को हमने 10 बार मना किया, पाकिस्तान को आप टैंक मत दीजिए, वो पाकिस्तान को टैंक सप्लाई कर रहा था, हमने मना किया, नहीं माना, वो टैंक सप्लाई करता रहा। आज हम हैक हो गया ना उसके खिलाफ, तो वो रहेगा, करे जितना करें। आज यूक्रेन की हालत वो नहीं है कि वो इंडिया के खिलाफ होता है, लेकिन ये दोनों क्योंकि वॉर में नहीं है, बट अजरबैजान तो किसी वॉर में तो दुश्मन के खिलाफ बोलेगा, लेकिन क्योंकि टर्की किसी वॉर में नहीं है और टर्की सारे गंदे काम करता है। ISIS को किसने किया? राइट तो सर। अमेरिका और नेटो के कहने पे वो आतंकवाद भी बढ़ावा कर देगा, सब कुछ करवाएगा। तो अमेरिका कहीं ना कहीं इंडिया को फंसाना चाहता है, ये भी साफ दिखता है। तो जो भी हो रहा है सब कुछ सबके सामने क्लियर है, लेकिन हम टैकल कर लेंगे, क्योंकि ग्रीस पे टर्की की नब्ज दबती है और वहां पे हम ग्रीस के साथ हैं, जो साइप्रस है उस एरिया पे। बिल्कुल रोहित सर, मेरे साथ आर के भार्गव साहब भी हैं। सर, जिस तरह का नरेशन रोहित सर बता रहे हैं कि आर्मेनिया का जो बदला है वो पाकिस्तान का साथ देकर जो तुर्की है वो पूरा कर रहा है, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? और आने वाले वक्त में ये जो टिकड़ी बनी है अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान की, इससे आप डिफेंस के एंगल पे क्या देख रहे हैं सर? पहली चीज तो आर्मेनिया के साथ में हम जो भी रिश्ता है उसको लेकर के हम ये सोचते हैं कि टर्की पाकिस्तान का साथ दे रहा है, तो ये बिल्कुल समझ वाली चीज नहीं है। और एक चीज मैं और कहूँगा कि टर्की को हम उतना लाइटली नहीं ले सकते कि हम कहें कि ठीक है, इसको हमने कोई तवज्जो नहीं देता, हम इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते जब पाकिस्तान इसके पास जाता है। राइट सर। आप टर्की की पोजीशन को देखिए क्या है। टर्की पहली चीज तो नाटो का सदस्य है, इसलिए जो नाटो के देश हैं वो सीधे सीधे टर्की के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। नंबर एक बात।
यानी कि वो एक तरह से टर्की को नाटो के देशों का कम से कम मूक सपोर्ट या मॉरल सपोर्ट तो उसको हासिल है ही। दूसरी चीज, हिस्टोरिकली टर्की ऑटोमन एम्पायर को फॉलो करता है, तो जो बोलते हैं ना, जो खलीफा उसको मानता है, जिसको बहुत से मुस्लिम कंट्री मानते हैं, या उस चीज को लेकर के उसका मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर अच्छा खासा प्रभाव है। उस चीज को देखते हुए अगर वो पाकिस्तान टर्की की मदद ले रहा है, तो उसका सीधा साधा एम है कि जो मुस्लिम कंट्रीज जो आज की तारीख में या तो इंडिया के साथ में है, या मॉरली सपोर्ट है, किसी तरह से उनकी सपोर्ट को खत्म किया जाता है। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। तीसरी चीज, टर्की हालांकि एक सेक्युलर देश है, लेकिन वो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं जी, या वो कंट्रीज जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन काफी है, उनको सपोर्ट करता रहा, और इसीलिए वो पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता रहा। अभी तो नहीं, बहुत शुरू से सपोर्ट करता रहा। जब कश्मीर का इशू पूछता था, टर्की ने आगे पाकिस्तान का साथ दिया कश्मीर इशू के ऊपर, और वो हम अभी भी देखते हैं। जी, आज की तारीख में भी टर्की पाकिस्तान का साथ क्यों दे रहा है, इसलिए दे रहा है, उसकी वजह यह है कि एक तो टर्की के और पाकिस्तान के हिस्टोरिकल रिलेशन भी हैं, कल्चरल रिलेशन, दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, दोनों हार्ड लाइनर हैं, और एक समय पर पाकिस्तान, टर्की और ईरान की कोशिश करते हैं अपने आप को खलीफा दिखाने के लिए, हम सबसे मुस्लिम वर्ल्ड के हम नेता हैं। ठीक है, पाकिस्तान इकोनॉमिकली प्रोग्रेस नहीं कर पाया, पीछे ईरान आज की तारीख में, लेकिन टर्की की जो पोजीशन है आज की तारीख में, वो इन दोनों ही कंट्री बेटर है, और टर्की के पास एक एम्बिशन है, वो अपनी उस एम्बिशन को पूरा करने के लिए पाकिस्तान के साथ में आएगा, हिंदुस्तान के खिलाफ जाएगा। जी, ठीक, तीसरी चीज एक और है, जी, 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 वो ये है कि देखिए, चीन का और पाकिस्तान का रिश्ता जम गया है। आज की तारीख में चीन का टर्की के अंदर काफी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, कि उसका बिल्ड और जो उनका ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव सर, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, हाँ, वो जो इनिशिएटिव है उसमें भी टर्की जुड़ा हुआ है। Right, तो sir. टर्की चाहता है कि चाइना के साथ में उसके रिलेशन जो आज है उससे इम्प्रूव करना चाहता है, और उसकी जरूरी है, कहते हैं कि जो हमारा दोस्त है उसका दोस्त को भी हम अपना दोस्त मान के चलेंगे, यानी उसका काउंटर है क्या, दुश्मन का दोस्त हमारा भी दुश्मन होता है। यहाँ पर हमारा दोस्त का जो दोस्त है वो भी हमारा दोस्त है। तो ये चीजें सारी वो है जो कि टर्की को इस बात के लिए मोटिवेट कर रही हैं कि वो पाकिस्तान का पूरी तरह से साथ दे। अच्छा, अभी देखिए साथ किस तरह से चल रहा है, ऐसा नहीं कि अभी चल रहा है, आप इसकी पिछली हिस्ट्री देख लीजिए। टर्की ने हमेशा पीएफआई को सपोर्ट किया, उसने कश्मीर और केरल के जो मुस्लिम यूथ हैं उनको किसी न किसी बहाने टर्की बुलाया है। सर हमास को सपोर्ट किया है, हमास को, को सर हमास को सपोर्ट करता है, सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल है, वो हमास को भी सपोर्ट करता है सर। करता है वो इसलिए कि वो मुस्लिम है, पैलेस्टीनियन को सपोर्ट करता है क्योंकि वो मुस्लिम है। Right, लेकिन sir. पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट करता है, हिंदुस्तान के क्यों खिलाफ जाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं हमास को, फिलिस्तीन को टच नहीं करूंगा जी, मैं सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो इक्वेशन बन रही है टर्की के साथ में, मैं खाली उसको टच कर रहा हूँ। जी सर। तो कश्मीरी और केरल के मुसलमान लोगों को बुला करके उनको रेडिकलाइज करना है, और साथ में हिंदुस्तान के अंदर वो स्लीपर सेल पैदा करने की कोशिश करेगा और कर रहा है। जो कुछ एंट्री पॉइंटें हैं वो साफ दिखाती हैं कि टर्की उसकी जो उनके गवर्नमेंट की इंट एजेंसी है, MIT बोलते हैं उसको, MIT कहते हैं, तो हमें बड़ी एक्टिव है। और साथ साथ उनका एक क्या ये जो NGO है, गवर्नमेंट सपोर्टेड NGO है, वो यहाँ के यूथ को बुला करके पैसे दे करके, लालच दे करके उनको टर्की में बुला करके उनका ब्रेन वॉश करता है, ताकि हिंदुस्तान के अंदर एक खिलाफत पैदा की जा सके, गवर्नमेंट के खिलाफ एक जी टेररिस्ट स्लीपर सेल खड़े किए जा सके, जो कि समय आने पर पाकिस्तान को सपोर्ट कर सके। तो इस चीज को देखते हुए हम अगर टर्की को बहुत
हल्के में लेंगे तो शायद हमारे लिए ठीक नहीं होगा। सर आपने उम्मीद करता हूँ ये रिपोर्ट पूरी तरह से सुनी होगी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ओवैसी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं शहबाज शरीफ के लिए, वो तो दुनिया का हर नेता करता है। क्या वहाँ की जो डिप्लोमेसी है, वहाँ की जो सेना है, वहाँ की जो पॉलिटिक्स है, क्या सच में रास्ता भटक गया है पाकिस्तानी क्या? ठीक है। अरे भाई वो तो शुरू से ही सब 47 के बाद से सेवा स्वप्न देखते रहे हैं, कहीं सपनों में जीते रहे हैं। जी। कभी कश्मीर के ऊपर हमला करते हैं, कभी उनसे बांग्लादेश अलग हो जाता है। अगर वो कहीं सेंसिबल होते तो रोज उनसे क्यों अलग होने के लिए लड़ाई होते, पख्तून उनसे अलग होने के लिए क्यों लड़ाई होते, सिंध उनसे क्यों नाराज होता है? भाई इसीलिए कि उनके बेवकूफी सिर्फ इस बात में लगी रहती है किस तरह से सत्ता के साथ में चिपके रहा जाए। उन्होंने कभी भी कंट्री को यानी पाकिस्तान को उन्होंने कभी भी मैनेज करने की कोशिश नहीं करी, कभी भी उसको उन्होंने एडमिनिस्टर करने की कोशिश नहीं की, कभी भी वहां की गवर्नमेंट को चलाने की कोशिश नहीं करी। राइट सर। आर्मी का उसूल हमेशा ये रहा कि ऊपर जम के बैठे रहो, बाकी पब्लिक से हमें कोई लेना देना नहीं है। कोई भी दिक्कत हो जो पॉलिटिशियन है उनके ऊपर वजन डाल दो। तो यही वजह है कि वहां पर आज पाकिस्तान देखिए, हम भी 47 में आजाद हुए, वो भी 47 में आजाद हुए, लेकिन आज वो कहाँ है, भीख मांगने की नौबत पे है। खाना खाने के लिए उनके पास रोटी भी नहीं। अभी जब आई तक से उनके समय हाल ये था कि उनके पास कहता है 3 या 4 दिन का एक टोटल पैसा था जिसको कि वो कोई सामान इंपोर्ट करने के लिए खर्च कर सकते थे। लेकिन अभी भी वो मिलने के बाद भी उनका देखिए डिफेंस बजट उन्होंने कहा कि बढ़ा रहे, 2.5 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने डिफेंस बजट बढ़ा दिया, जबकि IMF की कंडीशन बड़ी साफ थी कि जो पैसा दिया जा रहा है इसको आप डिफेंस बजट बढ़ाने में इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जो पैसा मिल रहा है वो उसी में खर्च कर रहा है। राइट सर। पाकिस्तान ने हमेशा उस बात को फॉलो किया जो भुट्टो ने कहा था, हम आधा पेट खा लेंगे लेकिन हम न्यूक्लियर बम बनाएंगे। आज भी वो यही सोच में है कि हम आधी रोटी खा लेंगे, भूखे रहेंगे। बिल्कुल सर, पॉइंट टेकन भार्गव सर, पॉइंट टेकन। मैं माफी चाहता हूं, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं रोहित सर के पास जा। रोहित सर, बांग्लादेश बना पाकिस्तान टूट के, आपका व्यू बड़ा ब्रॉड रहता है, क्या सिंध बलूच टाइप का कुछ टूट कर बनने वाला है क्या आने वाले 2-4-5 सालों में? सिंध तो अभी इतना नहीं है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बलूचिस्तान तो आप सोचिए टॉप पे, पीक पे, वो दोनों है। बलूचिस्तान में एट्रोसिटीज बहुत है और उसके बनस्पत कुछ ऐसी सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा में कि पठान दोस्ती शुरू हो चुकी है, पठान भाईचारा आ गए, तो वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान से पंजाबियों से क्या लेने देना, हम तो पठान है, हम तो अफगानिस्तान के साथ हैं। आज भी कल की बात है, कल की बात जी जी पेशावर में, जी, पेशावर मतलब कैपिटल सिटी, वहां पे PTP ने फायरिंग की पुलिस के ऊपर और उसका वीडियो रिलीज किया। अगर वीडियो रिलीज हो रहा है फायरिंग के बाद, इसका मतलब बहुत इत्मीनान की फायरिंग, प्लानिंग से फायरिंग और वीडियो शूट किया गया और किस तरीके के हमले हो रहे हैं बलूचिस्तान में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी, आप दोनों देख सकते हैं। एक ट्रेन हाईजैक हो रही है, इसका मतलब मास बेस है। ट्रेन हाईजैक, आप सोचिए कि ट्रेन हाईजैक किस जमाने में हुई थी, काकोरी में हुई थी, उसके बाद पहली बार हो रही है। सर 40 के 50 के दशक में ये काम हुआ करता था सर, जब लॉन्ग रेंज के वेपन्स नहीं हुआ करते थे। तो आज ट्रेन हाईजैक को आसानी से न लीजिए। ट्रेन हाईजैक का मतलब उस पूरे एरिया के लोग DLA के साथ हैं। राइट सर। एक मिनट की डिटेल उसके पास है, उसका मतलब मास रिवोल्ट है। सब लोग DLA को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में आर्मी जो से बंदूक लेके घूमती है, इस वजह से कहीं सक्सेसफुल हो पाती है। कितने अटैक हो रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी हर डेली 5 से 6 हमले झेल रही है, बताते नहीं है। तो ये बलूचिस्तान बहुत जल्दी आजाद हो सकता है, बहुत जल्दी आजाद हो सकता है। आर्थिक शक्ति भी की है बलूचिस्तान के एक लीडर ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी को ऑफिशियल चिट्ठी है, सबके सामने है वो। राइट सर। उस चिट्ठी में ओपन लेटर में ये लिखा है कि सर अगर ये आपने 4 दिन की जगह 2 हफ्ते चला दिया होता ऑपरेशन सिंदूर तो बलूचिस्तान आजाद हो जाता। जी जी जी, ये लिखा होगा, तो और क्या चाहिए। थैंक यू सो मच रोहित सर फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर सो मच ऑफ टाइम। भार्गव सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए और इतने सारी इंसाइट हमें दी। यहाँ हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।